गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंट्स के उस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक को लेकर हर बच्चा सदमे में रहता है। उस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक को लेकर जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल से एग्जाम देकर बाहर निकलता है तो एक ही बात दूसरे बच्चे से या बाकी लोगों से पूछता है जो एग्जाम देकर आए होते हैं, तेरी बैलेंस शीट मैच हो गई थी क्या। बैलेंस शीट एक ऐसा टॉपिक अकाउंट्स का जो कि अगर मैच हो जाए तो बच्चों को लगता है ऐसा कि गंगा नहा लिए, यानी सक्सेस हासिल कर ली। अगर बैलेंस शीट मैच हो गई तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका क्वेश्चन करेक्ट हो गया। लेकिन कितने बच्चों की बैलेंस शीट मैच होती है। जब बच्चे बाहर निकलते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल से और पूछते हैं तेरी बैलेंस शीट मैच हो गई, नहीं यार बैलेंस शीट ही तो मैच नहीं हुई, राइट। और किसी की किसी और प्रकार से बैलेंस शीट मैच हो जाती है, किसी की किसी और तरीके से बैलेंस शीट मैच हो जाती है। तो बच्चों आज इसी बैलेंस शीट को हम बहुत ही अलग तरीके से सीखने वाले हैं और टॉपिक आज का हमारा है बैलेंस शीट। किस प्रकार से बैलेंस शीट काम करती है क्या ये एक्चुअल में जो इतना हवा इसके बारे में बना हुआ होता है, राइट। और बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। मैं किसी फॉर्मेट के बारे में बात नहीं कर रहा। सर ये क्या हुआ, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है और जो पार्टनरशिप होती है, इनका जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है वो अलग होता है और जो कंपनी होती है उसका जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो क्या सर दोनों के कॉन्सेप्ट भी अलग अलग होते हैं? नहीं बच्चों, दोनों के कॉन्सेप्ट एक ही होते हैं। इसलिए आज की इस क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, फॉर्मेट के बारे में बात नहीं करेंगे। क्योंकि फॉर्मेट के बारे में बात तो हम जब चैप्टर्स के करेंगे कंपनी के तो कंपनी के फॉर्मेट की बात वहां कर लेंगे, और जब हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप की या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप की तो फॉर्मेट की बात वहां पर कर लेंगे। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग जो है वो बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट को एक बहुत डिफरेंट वे में, बहुत आम भाषा में समझने वाले हैं। और यह क्लास आपको तब ही पूरी समझ में आ पाएगी जब आप इस क्लास को आखिरी तक देखोगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों आज की इस क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट को समझाने से पहले मैंने बोर्ड पर यहां पर कुछ लिखा है आप लोगों के लिए, आइए उसको पढ़ लेते हैं। मैंने लिखा है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मतलब वो सारे अकाउंट जो कि साल के एंड में बनते हैं। बच्चों जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है ना वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। इसे अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं और इसे फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। इस पूरी ड्यूरेशन को अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है, राइट। तो जो साल के एंड में यानी 31 मार्च को जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनमें से पहला अकाउंट आपके पास है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बच्चों जो तीसरा आपके पास है वो है बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होती, ये याद रखिएगा। तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक है आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइए बच्चों वन बाय वन समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है, पी एंड एल अकाउंट में क्या क्या आती है और फिर बैलेंस शीट में क्या क्या आती है। मेरा मुद्दा आज का ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कंप्लीटली समझाना नहीं है, बहुत शॉर्ट रूप में समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में नहीं बल्कि बैलेंस शीट को समझाने का है। लेकिन जब तक ट्रेडिंग और पी एंड एल को थोड़ा बहुत नहीं समझोगे, बैलेंस शीट का वो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं इस पूरी क्लास में वो शायद आपको समझ में ना आ पाए। तो आइए देखते हैं। बच्चों देखिए मैंने यहां पे 3 आपके लिए फॉर्मेट बना दिए हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट का, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और तीसरा बैलेंस शीट का। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या चीजें आती हैं पहले आप ये समझ लीजिए। देखिएगा अकाउंट्स में, बच्चों अकाउंट्स में आपके पास में 6 तरीके के प्लेयर्स होते हैं। जैसे कि हम कोई क्रिकेट मैच खेलते हैं ना
क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 प्लेयर्स होती है जो कि खेल रहे होते हैं किसी भी मैच में। बैडमिंटन में 2 या 4 लोग होते हैं अगर वो डबल्स में खेलते हैं तो। वैसे ही हम जो अकाउंट्स का गेम खेलने वाले हैं, इस अकाउंट्स के गेम में हमारे पास में 6 तरीके के प्लेयर्स हैं। और याद रखिएगा, अगर इन 6 प्लेयर्स के बारे में आपको समझ में आ गया, पूरी अकाउंट्स जो है वो आपकी पॉकेट में आ जाएगी। राइट, अकाउंट से आपको डर नहीं लगेगा, सब चीजें खुद ब खुद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। सर ये 6 प्लेयर्स कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। जो पहला प्लेयर आपके पास है उसका नाम है इनकम। राइट, जो सेकंड प्लेयर आपके पास है बच्चों उसका नाम है प्रॉफिट। जो तीसरा प्लेयर आपके पास है उसका नाम है लायबिलिटीज। इसको याद कर सकते हो आईपीएल के रूप में। अभी आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, लोग बड़े मजे से जो है टीवी से चिपक जाते हैं आईपीएल का मैच देखने के लिए। धोनी की टीम जीत रही है कि हार्दिक पांड्या की टीम जीत रही है, रोहित शर्मा की टीम कैसा कर रही है और सुरेश रैना की टीम कैसा कर रही है, सब लोग आईपीएल में चिपके हुए हैं। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या कहा आपने? इंडियन प्रीमियर लीग। गलत, दिस इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। राइट, आईपीएल का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इनकम बच्चों, पी का मतलब होता है प्रॉफिट और एल का मतलब होता है लायबिलिटीज। इंडियन प्रीमियर लीग नहीं होता अकाउंट्स में। आईपीएल का मतलब होता है इनकम, प्रॉफिट एंड लायबिलिटीज। दिस इज द पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। राइट, अब बात करते हैं बाकी के 3 प्लेयर्स के बारे में। और बच्चों जो अगले 3 प्लेयर्स हमारे पास में वो है एक्सपेंस, लॉस और एसेट्स। ये हमारे पास में 6 प्लेयर्स अकाउंट्स के हो गए। आईपीएल और ईएलए है ना, ईला ऐसे याद करके शुरू कर सकते हो आप। राइट, तो बच्चों हमारे पास में 6 प्लेयर अकाउंट्स में होते हैं। इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। बस इन 6 प्लेयर्स को अगर आप समझ गए अकाउंट्स में तो यह मानकर चलिएगा अकाउंट्स आपको बहुत प्यार से समझ में आ जाएगी। राइट, आगे देखते हैं बच्चों। जो ये पूरा जो आपके पास सेक्शन है आईपीएल का, ये जो पूरा सेक्शन आईपीएल का अकाउंट्स में इसका बैलेंस होता है क्या? क्रेडिट। ओके, और जो आपके पास में ये ईला वाला यानी एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स का जो आपके पास सेक्शन है वो उसका बैलेंस होता है डेबिट। तो अब एक चीज याद रख लो, जिस चीज का जो बैलेंस होता है अगर उसको वही करोगे तो वह बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि यहां पे इनकम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो अगर इनकम को बढ़ाना है और क्रेडिट कर दो। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। प्रॉफिट बढ़ाना है क्या? और क्रेडिट कर दो। लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। और बढ़ाना है तो और क्रेडिट कर दो। ठीक उसी प्रकार से एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। एक्सपेंस बढ़ाना है क्या? और डेबिट कर दो। लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। बढ़ाना है क्या? और डेबिट कर दो। और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। बढ़ाना है क्या? और डेबिट कर दो। यानी जिस चीज का जो बैलेंस होता है उसको वही कर दोगे तो वह बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर इसका उल्टा किया जाए तो वो चीज कम हो जाएगी। यानी अगर इनकम कम हो रही है या इनकम घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट का उल्टा क्या होता है? डेबिट होता है। उसको डेबिट कर दीजिएगा। अगर आपका प्रॉफिट कम हो रहा है तो उसको डेबिट कर दीजिएगा। आपके लायबिलिटीज अगर कम हो रही है तो उसको डेबिट कर दीजिएगा। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। उल्टा करेंगे तो कम हो जाएगा। तो अगर एक्सपेंस कम हो रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। अगर लॉसेस कम हो रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। और अगर आपकी एसेट्स कम हो रही है तो उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। बस यही है पूरी अकाउंट्स, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। इस रूल के बेसिस पे आप कितनी भी जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं, एक भी एंट्री में आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। दैट्स इट। सर आपने ये क्यों समझाया? इसलिए समझाया ताकि आपको अकाउंट्स बेहतर रूप में समझ में आ जाए। अब मैं इन्हीं 6 प्लेयर्स को अलग अलग जगह पे फिट कर दूंगा। दैट्स इट। सर कैसे फिट कर दोगे? आइए देखते हैं। बच्चों जो ऊपर के प्लेयर्स हैं आपके, एक बार मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को ये और बेहतर रूप में समझ में आ जाए। चलिए इसको क्लीन करते हैं यहां से
तो हमारे पास में जो ऊपर के दो प्लेयर्स है बच्चों, कौन कौन से प्लेयर्स है सर? हमारे पास में इनकम है, हमारे पास में एक्सपेंस है, हमारे पास में प्रॉफिट है और हमारे पास में लॉस है। जी सर बिल्कुल है। ये जो ऊपर के चार प्लेयर हैं आपके पास में, ये ऊपर के चारों प्लेयर्स ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट में आते हैं। और जो ये नीचे के दो प्लेयर्स आपके पास बच्चों, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज, ये दोनों प्लेयर आपके पास में बैलेंस शीट में आते हैं। बस आपको इतना सा याद रखना है, ये चार प्लेयर ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट में आते हैं, और जो आपके पास में लायबिलिटीज और जो एसेट्स होते हैं ये आपके पास में बैलेंस शीट में आते हैं। दैट्स इट, इतना सा फर्क आपको समझना है। अच्छा, तो सर ये जो आपके पास में इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस जो आपने ट्रेडिंग पी&एल लिखे, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन से एक्सपेंसेस या कौन सी इनकम या कौन सा प्रॉफिट या कौन सा लॉस जो है वो ट्रेडिंग में आएगा और कौन सा पी&एल में आएगा? बहुत सिंपल सी बात है। जितने भी आपके डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लॉसेस या डायरेक्ट आपके पास में प्रॉफिट है, वो सभी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, राइट? और जितने भी आपके इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट प्रॉफिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनडायरेक्ट लॉसेस होते हैं, वो सभी जो है वो पी एंड एल अकाउंट में आते हैं। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। जब मैं अगली क्लास में स्पेशली ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट की बात करूंगा, वहां पर इनको बहुत अच्छे से हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन आज का मेरा टॉपिक जो है वो है बैलेंस शीट। तो बच्चों देखिएगा, आपके पास में जो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बताया आपको यहां पर, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपने 11th क्लास में सीखा है कि हमारे पास यहां पर क्या क्या आता है। ओपनिंग स्टॉक आता है, हाँ सर आता है। हमारे पास परचेज आती है, हाँ सर आता है। फिर हम उसको सेल करते हैं तो यहां पर सेल्स आती है, जी सर बिल्कुल आती है। उसके बाद आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक आता है, जी सर बिल्कुल आता है। हमेशा कोई भी अकाउंट हो, ये साइड हमेशा डेबिट को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली साइड हमेशा क्रेडिट को रिप्रेजेंट करती है। क्रेडिट का मतलब होता है इनकम या प्रॉफिट और डेबिट का मतलब होता है लॉस या फिर एक्सपेंस। अब आपकी इनकम ज्यादा है, आपके एक्सपेंस कम है, तो यहां पे आपके पास क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, जो आपने सीख लिया है ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां चला जाता है? ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है और यहां पे आता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये आप सीख चुके हैं। और इसके बाद इसमें तमाम प्रकार के जो भी आपके पास में इनडायरेक्ट इनकम्स होती है, इनडायरेक्ट जो भी आपके पास में इनकम्स होती है, उन सबको आप इसमें ऐड कर देते हो बच्चों। और जो भी आपके पास में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उन सबको आप इसमें से लेस कर देते हो। और आप इनकम में से जो भी आपके इनडायरेक्ट खर्चे लेस करते हो, तो आपके पास निकल के आता है नेट प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक बात है ना? और जो ये नेट प्रॉफिट होता है वो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में जाकर आपके कैपिटल में ऐड हो जाता है। ये आप सब ने सीखा है अपनी 11th क्लास के अंदर। ये मैंने लिखा है प्रॉफिट, मतलब ये नेट प्रॉफिट ही मैंने यहां पर लिखा है। दैट्स इट, ये पूरा अमाउंट आपका यहां पर बन जाता है। सर अभी तक आपने शुरुआत में कहा था कि बैलेंस शीट के बारे में बात करोगे, अभी तक तो आपने बैलेंस शीट की बात की ही नहीं। बच्चों भूमिका तो बनानी पड़ेगी ना, पहले आपको समझ में तो आए कि जो बात अब मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में कहने वाला हूं वो एग्जैक्टली है क्या। तो आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले अब हम लोग बात करें बैलेंस शीट के बारे में, तो बैलेंस शीट में दो चीजें आती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। सर क्या क्या आती है? एक आती है लायबिलिटीज और एक आती है एसेट्स, राइट? इस पूरे साइड को लायबिलिटी साइड कहते हैं। यहां पे लायबिलिटी का नाम आता है, यहां पे उसका अमाउंट आता है। और जो राइट हैंड साइड पे जो कॉलम बना हुआ है, इसमें एसेट का नाम आता है और उसका अमाउंट यहां पे हमको भरना होता है। दैट्स इट। आप जानते हो कि एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। और जो लायबिलिटीज का बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ये हम सीख चुके हैं। अच्छा सर, अब वो क्या कॉन्सेप्ट है जो आप शुरू से कहते हुए आ रहे हो? आइए देखते हैं बच्चों। पहले मैं बता दूं आपको मैं कि आपके पास जो भी एसेट्स होती है वो तीन तरीके की होती है। करंट एसेट्स होती है,
फिक्स्ड एसेट्स होती है और फिक्टिशियस आपके पास में एसेट्स होती है। और आपके पास जो लायबिलिटीज होती है वो दो तरह की होती है, एक होता है घर का पैसा, ये घर का पैसा क्या अभी वो भी समझाऊंगा आपको मैं, और एक होता है बच्चों बाहर का पैसा। अच्छा सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आओ मैं आपको पहले ये भी इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बच्चों, जब भी कोई बिजनेसमैन किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता है, राइट, तो सबसे पहले क्या होगा, वो एस्टिमेट करता है कि यार देखो मेरे को ना बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना है। मान लीजिए मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना, मुझे एक शोरूम खोलना है, मान लीजिए मुझे एप्पल का शोरूम खोलना है, ओके, जहां से मैं एप्पल के आईफोन्स वगैरह जो है, मैकबुक जो है, उनको सेल करूंगा, ओके। तो वो एस्टिमेट करता है कि अगर मुझे एप्पल का शोरूम खोलना है तो मेरे को जमीन लेनी पड़ेगी, उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा, वहां पे फर्नीचर लगाना पड़ेगा, स्टॉक परचेज करना पड़ेगा, और भी बहुत इक्विपमेंट वगैरह जो है वो भी लगाने पड़ेंगे वहां पे ऑफिस के, जैसे कि एसी वगैरह हो गया या और बाकी तमाम चीजें करनी पड़ेगी। और इन सब को करने में जो मेरा एक्सपेंस होगा, मान लीजिए वो 10 लाख रुपए का मेरा एक्सपेंस होगा, 10 लाख रुपए का खर्चा इस पूरे सेटअप को स्टार्ट करने में आने वाला है। तो एस्टिमेशन क्या हुआ बच्चों, यहां पे एस्टिमेशन हुआ कि 10 लाख रुपए की मेरे को रिक्वायरमेंट होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक पेरेंट्स जो है अपने बच्चे की शादी करते वक्त पूरा एस्टिमेशन करते हैं कि यार बच्चे की शादी करनी है या बच्चे की शादी करनी है। मान लो बच्चे की शादी करनी है तो उस केस में भाई बाराती आएंगे, कितने लोग आएंगे, उनकी लिस्ट बनाओ, पूरा केटरिंग के सामान की पूरी लिस्ट बनाओ, क्या क्या होगा, क्या क्या लेना है, क्या क्या देना है, उन सब चीजों की लिस्ट बना के फिर हम देखते हैं कि भैया कुल मिला के शादी में 10 से 15 लाख रुपए खर्चा आने वाला है। तो पूरा एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन करने के बाद वो उसका अरेंजमेंट करते हैं कि यार हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। मान लीजिए 10 लाख रुपए का खर्चा शादी में आने वाला है। जब पेरेंट्स ने देखा कि हमारे पास कितना है, भाई हमारे पास तो 6 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो बचे कितने, 4 लाख रुपए। तो उस 4 लाख रुपए की व्यवस्था, उसका अरेंजमेंट वो लोग बाहर से करते हैं। बाहर से करने का मतलब क्या हुआ, चाचा से मांग लेंगे, बुआ से मांग लेंगे, अगर कोई व्यक्ति नहीं देगा तो पर्सनल लोन ले लेंगे किसी बैंक से, ऐसी ही व्यवस्था होगी ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक वैसे ही किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एस्टिमेशन किया जाता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितने रुपए का खर्चा आने वाला है। और हमारे इस बिजनेस में हमने एस्टिमेट किया कि एप्पल का शोरूम खोलने में 10 लाख रुपए का एक्सपेंस आएगा, ओके। अब इसका अरेंजमेंट करते हैं। तो मान लीजिए जो प्रोप्राइटर है उसके पास 6 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो उसने अपनी जेब से, अपने पॉकेट से 6 लाख रुपए लगा दिए। ये हुआ घर का पैसा, अपनी जेब से लगा दिए। अब जो बाकी 4 लाख रुपए है वो बाहर से लेकर आ गया, तो ये हो गया बाहर का पैसा, ओके सर। लेकिन जब बाहर का पैसा होता है, जब हम किसी व्यक्ति से पैसा लेकर आते हैं इंटरेस्ट पर, तो वो व्यक्ति हमसे पैसा देते वक्त इंटरेस्ट रेट तो तय करता ही करता है। साथ में बच्चों वो ये भी हमसे पूछता है कि भाई वापस कब करेगा, वापस कब करेगा। जब आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो बैंक भी पूछता है भैया कितने साल के लिए चाहिए। इसका मतलब यह है कि बैंक आपसे इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि भाई वापस कब करेगा। आपने कहा 10 साल के लिए चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि बैंक का लोन आप 10 साल में पे कर दोगे, राइट। तो ठीक उसी प्रकार से जो बाहर से आप 4 लाख रुपए लेकर आए हो, तो मान लीजिए आप 2 लोगों से पैसा लेकर आए हो, ठीक है। एक जो बंदा है मान लो उससे आपने 1 लाख रुपए लिए, और जो दूसरा बंदा है उससे आपने 3 लाख रुपए लिए। ऐसे करके 4 लाख रुपए का अरेंजमेंट आपने बाहर से कर लिया। लेकिन जब ये 1 लाख रुपए आपने लिए तो उस बंदे ने पूछा भाई वापस कब करेगा, और आपने कहा मेरे भाई 8 महीने में पैसा मैं तेरे को वापस कर दूंगा, विद इन 8 मंथ्स आई विल पे योर अमाउंट बैक, ओके। यानी ये जो 1 लाख रुपए है ये 1 साल में, 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। ये जो 3 लाख रुपए आपने लिए, तो उसने भी पूछा भाई वापस कब करेगा, और आपने कहा भैया 5 साल में वापस करूंगा। अच्छा, अब अकाउंट्स का नियम समझिए। कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट जो आपको 1 साल के अंदर अंदर देना है, पे ऑफ करना है, उसे कहते हैं करंट लायबिलिटी। उसे क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी कहते हैं। और जो पैसा आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 साल के बाद जो आपको पैसा पे ऑफ करना है उसे कहते हैं LTD, बोले तो लॉन्ग
टर्म डेट, यानी ऐसा कर्जा जो आपको लॉन्ग टर्म में चुकाना है, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। दिस इज द पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। और हमारे पास में इस तरीके से 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, अब इस 10 लाख रुपए से एसेट्स परचेस करेंगे। मान लीजिए हमने क्या किया, 10 लाख रुपए से में से 3 लाख रुपए की हमने क्या किया, इसमें से बिल्डिंग परचेस कर ली। ठीक है, 3 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेस कर ली। अब आएगा वो मुद्दा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, राइट। 3 लाख रुपए की आपने एसेट परचेस कर ली बच्चों, बिजनेस ने 3 लाख की एसेट परचेस कर ली। अब क्या, बहुत लोग, बहुत बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, अगर मान लीजिए मैंने 10 रुपए की चॉकलेट परचेज की तो सर क्या वो एक्सपेंस है? हां बच्चों वो एक्सपेंस है। तो सर फिर जब मैंने 10 लाख रुपए की कोई कार परचेज की तो वो एक्सपेंस नहीं है क्या? उसको आप एक्सपेंस नहीं बोलते, उसको आप एसेट बोलते हो, क्यों? पॉइंट तो है उसकी बात में। जो वो बच्चा या आपके दिमाग में भी अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई खर्चा तो खर्चा है, एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, चाहे 1 रुपए का हो चाहे 1 करोड़ रुपीस का हो, क्या फर्क पड़ता है उस बात से? बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एक बहुत माइन्यूट बात समझा देता हूं बच्चों, और वो माइन्यूट बात यह है कि जिस भी खर्चे का, जिस भी एक्सपेंस का बेनिफिट आपको बस कुछ वक्त के लिए होता है, जिस भी खर्चे का बेनिफिट आपको कुछ वक्त के लिए होता है, से 1 साल से कम वक्त के लिए होता है। सर 1 साल की बात क्यों कर रहे हो बार बार? क्योंकि अकाउंटिंग में हर चीज ईयरली बेसिस पर होती है, एनुअल बेसिस पर होती है, वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पर नहीं होती है। अकाउंटिंग में हर चीज ईयरली या एनुअल बेसिस पर होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि साल भर के हिसाब से बात करनी है। तो अगर मान लो किसी भी एक्सपेंस का बेनिफिट आपको केवल 1 साल तक, यानी अकाउंटिंग ईयर में ही मिलने वाला है, अप्रैल टू मार्च में ही मिलने वाला है, तो वह एक्सपेंस की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी एक्सपेंस का बेनिफिट आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, मोर देन 1 ईयर, यानी 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए अगर आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है तो उसे एक्सपेंस नहीं कहा जाता, उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में एसेट कहा जाता है। यह बहुत ही सिंपल टर्म में मैंने आपको समझा दिया कि एक्सपेंस और एसेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, राइट। एंड आई बिलीव ये आपको कंप्लीटली समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चों अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर जो ये बैलेंस शीट में आपने एसेट दिखाई है, क्या ये एसेट परमानेंट है? क्या ये सदा सर्वदा के लिए यहां पर रहेगी? तो आंसर है बच्चों नहीं। याद रखिएगा, बैलेंस शीट सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइंग रूम की तरह काम करती है, राइट। बैलेंस शीट सिर्फ एक ड्राइंग रूम की तरह काम करती है जिसमें मेहमान आते हैं, कुछ वक्त के लिए रुकते हैं और चले जाते हैं। मैं रिपीट करता हूं वापस से, बैलेंस शीट जो है वो एक तरह से ड्राइंग रूम की तरह काम करती है जिसमें एसेट्स आती है, लायबिलिटीज आती है और कुछ वक्त रुकती है और फिर चली जाती है। सर कहां चली जाती है? इनके मुक्ति का मार्ग क्या है? इनका मोक्ष धाम क्या है? इनका सिमेट्री ग्राउंड क्या है? कब्रिस्तान कौन सा है जहां जाके ये सब मर जाती है, चली जाती है, दफना दी जाती है? और बच्चों अकाउंट्स में जो कब्रिस्तान है उसे मैं कहता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अल्टीमेटली हर एसेट को जाना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही है, वही उनका आखिरी धाम है, वही मुक्ति का धाम है, वही वैकुंठ धाम है। आय हाय क्या बात है सर, एक्सप्लेन तो करो। तो एक्सप्लेन समझ लो, देखिएगा 3 लाख रुपए की आपने बिल्डिंग परचेज की, ठीक है सर समझ में आ गया। बिल्डिंग को हर साल यूज करोगे, हां जी सर समझ में आ गया। तो बिल्डिंग को जब हर साल यूज करोगे मेरे भाई, तो बिल्डिंग की वैल्यू में गिरावट आएगी कि नहीं आएगी? हां जी सर बिल्डिंग की वैल्यू में गिरावट आएगी। ये जो बिल्डिंग की वैल्यू में गिरावट आई है अकाउंट्स के लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं इसको अकाउंट्स के लैंग्वेज में। हां सर ये बात तो फैक्ट है। हां जी बच्चों अब देखिए कि मान लो आपने बिल्डिंग परचेज की थी 3 लाख रुपए की, ठीक है सर समझ में आ गया।
अब साल भर तक यूज करोगे तो क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। मान लीजिए मैं SLM स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा हूं, यानी हर साल इसके ऊपर 10% के रेट से डेप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है सर, अब क्या होगा बच्चों कि अभी एक साल तक तो जो आपकी ये बैलेंस शीट है, यहां पे 3 लाख रुपए की बड़े शान से बैलेंस शीट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही होगी कि भैया 3 लाख रुपए की हूं मैं, अच्छी बात है। फिर क्या होगा, जब साल भर के बाद इसको अब यूज करोगे, 10% की रेट से डेप लगाओगे तो 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। हां जी, अब उसकी वैल्यू अगले साल कितने रुपए की रह गई, 2,70,000 रुपए की रह गई। इसका मतलब यह हुआ कि नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में अब ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना यहां पर 3 लाख रुपए की, ये 3 लाख रुपए की नहीं आएगी, अब ये 2,70,000 रुपए की आ जाएगी। समझ में आ गया जी सर, समझ में आ गया। फिर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर इस पर फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। हां सर बिल्कुल डेप लगेगा, 30,000 रुपए का डेप फिर लग गया। जी सर बिल्कुल लग गया। अब ये आपके पास कितनी की रह गई, ये 2,40,000 रुपीज की आपके पास रह गई। जी सर रह गई। अब क्या होगा, जो अगले साल की बैलेंस शीट होगी उसमें 2,70,000 रुपए नहीं, 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग के ये कितने रुपए की आएगी बच्चों, ये आपके पास में जो है वो 2,40,000 रुपए की बिल्डिंग बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करेगी अगले साल। जी सर, और ठीक ऐसे ही हर साल 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगने के बाद में एक दिन ये बिल्डिंग यहां पर क्या हो जाएगी, 0 रुपए की हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस बिल्डिंग की जिंदगी इस बैलेंस शीट में सिर्फ 10 साल की थी। 10 साल के लिए किराएदार थी ये बिल्डिंग इस बैलेंस शीट में, और 10 साल के बाद में इस बिल्डिंग का नामो निशान मिट जाएगा इस बैलेंस शीट से। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एसेट, इस एग्जांपल से हमको यही समझ में आता है कि कोई भी एसेट जो बैलेंस शीट में आती है वो परमानेंट नहीं आती, वो कुछ वक्त के लिए जो है बैलेंस शीट में आती है, कुछ सालों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, फॉर सम इयर्स वो बैलेंस शीट में आती है और फिर वो धीरे धीरे वहां से गायब होना शुरू हो जाती है। बट सर अभी तक आपने एक बात नहीं समझाई, आपने कहा था कि आखिरी कब्रिस्तान जो है वो है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही। तो आइए बच्चों आपको वो भी समझा देता हूं यहां पर मैं अच्छे से। चलिए यहां पर मैंने ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाया है। कंपैरिजन मेन अपन को बैलेंस शीट और अपन को P&L अकाउंट में ही करना है। अब देखिएगा, जो आपने बिल्डिंग परचेस की थी ना 3 लाख रुपए की, वो यहां पर आई होगी पहले साल। जी सर बिल्कुल आई होगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ठीक है साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, तो आगे सुनिएगा। तो एक साल के बाद क्या होगा, इसमें से डेप लगेगा। हां सर डेप लगेगा। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, इनडायरेक्ट खर्चा होता है। और आपने पढ़ा है पिछली क्लास के अंदर बच्चों कि डेप्रिसिएशन कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है टू डेप्रिसिएशन के नाम से। और 30,000 रुपए का डेप यहां पर आ जाएगा। और बिल्डिंग की जो वैल्यू है अब वो 3 लाख नहीं रहेगी, वो यहां पर कितनी हो जाएगी, वो 2,70,000 रुपए की अब यहां पर बिल्डिंग रह जाएगी। अगले साल फिर क्या होगा, 30,000 का डेप लगेगा, वापस वो P&L अकाउंट में चली जाएगी और यहां पे रह जाएगी 2,40,000 रुपए की। उसके अगले साल फिर से डेप लगेगा, वो जाएगा P&L अकाउंट में 30,000 से, और फिर जो बिल्डिंग है वो 2,10,000 रुपए की रह जाएगी। आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो है बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 30,000 रुपए निकल के कहां जा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रही है। तो अब समझो बच्चे, जो खर्चे जिनका बेनिफिट आपको सिर्फ एक साल तक ही मिलता है वो एक साथ ही मर जाते हैं, एक साथ ही दफना दिए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। लेकिन वो खर्चे जिनका बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा वक्त के लिए मिलता है, जिन्हें आप एसेट्स कहते हो, वो धीरे धीरे जो है वो बैलेंस शीट से निकलकर डेप्रिसिएशन के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर मिल जाती है, वहां जाके खत्म हो जाती है। And this is the concept which I wanted to make you understand. I believe आज का यह कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीटली समझ में आ गया है। अब बच्चों थोड़ी बहुत बातें और कि जो आपको मैंने बताया था कि एसेट्स आपकी 3 तरीके की होती है। जी सर आपने बताया था, करंट एसेट आपने कही थी, फिक्स्ड कही थी, फिक्टिशियस कही थी आपने, घर का पैसा कहा था आपने, बाहर का पैसा करंट लायबिलिटी कहा था, लॉन्ग टर्म का पैसा आपने लॉन्ग टर्म डेट कहा था आपने। तो सर
ये तो आपने बताया कि कैटेगरीज है इनमें। तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा कि जो एसेट्स होती है वो आपकी 3 तरीके की होती है, करंट एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती है और फिक्टिशियस आपकी एसेट होती है। और बच्चों इस पर मैंने बहुत शानदार एक सॉन्ग बनाया हुआ है। और आपको एक चीज बता दूं, पूरी दुनिया में आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा या कहीं और सर्च कर लीजिएगा, हम वो पहले व्यक्ति हैं कॉमर्स की पाठशाला जिसके थ्रू आप जो है यह वीडियो देख रहे हैं। और हमारी जो एप्लीकेशन है, जो कंपनी है माय गुरुजी क्लासेस, उसके द्वारा दुनिया में पहली बार पढ़ाई पर सॉन्ग बनाया गया है बच्चों। और आपको आई बटन पर यहां पर जो है इसका लिंक मिल जाएगा। जो अभी सारे एसेट्स में आपको बता रहा हूं वो सारे एसेट्स सॉन्ग के रूप में, गाने के रूप में आपके पास होंगी। 2-3 बार उस सॉन्ग को सुन लीजिएगा, जबान पे चढ़ जाएगा। और जैसे आप गाते हैं ना यो यो हनी सिंह, वैसे ही बैलेंस शीट का सॉन्ग भी जो है आपके जबान पे आ जाएगा। हनी सिंह का गाना गाने से पता नहीं क्या मिलता, आई डोंट नो, लेकिन अगर बैलेंस शीट का सॉन्ग अगर आपको याद हो गया तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छी अकाउंट समझ में आ जाएगी। फिर तो यह आप पर डिपेंड करता है किसको आप कहां तक यूज करते हैं। 12th पढ़ के छोड़ देते हैं, बीकॉम में भी यूज करते हैं, एमकॉम में भी यूज करते हैं, सीए तक में यूज करते हैं, सीएस तक में यूज करते हैं, सीएमए में यूज करते हैं, एमबीए में यूज करते हैं, क्योंकि ये काम तो पूरी कॉमर्स में आने वाली है, फिर चाहे आप कोई सा भी कोर्स क्यों ना कर ले। तो मैंने कहा यहां पर करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स है और फिक्टिशियस एसेट्स है। तो बच्चों पहले बात करते हैं कौन कौन सी होती है करंट एसेट। तो करंट एसेट जो है आपके पास में, इसको याद करने का तरीका मैंने सॉन्ग में बताया हुआ है। अगर आपको बीएम पढ़नी है तो डीएल चाहिए, नहीं तो सीबीआई आएगी और टी पिलाएगी। तो आपका मतलब जो है यहां पर वो समझ लीजिए एएपी। ए का मतलब है एडवांस टैक्स, दूसरे ए का मतलब है अक्रूड इनकम और तीसरे पी का मतलब है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके बाद में बी मतलब बिल्स रिसीवेबल और एम का मतलब है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसके बाद अगर हम आगे चले बच्चों तो अगली जो एसेट है वो हमारे पास में वो है डेटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस, कैश, बैंक, इन्वेंट्री, स्टॉक को ही इन्वेंट्री कहा जाता है। और लास्ट में है आपके पास टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो बच्चों ये जो मैंने आपको सारी एसेट्स बताई, ये सारी एसेट्स करंट एसेट्स होती है। और करंट एसेट्स किसे कहते हैं? करंट एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं जिनको बेचकर, यानी जिनसे आपको 1 साल में कैश मिल जाएगा, जिनको कैश में रियलाइज किया जा सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, उन्हें कहा जाता है करंट एसेट। जो कि आपके पास में एडवांस टैक्स, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डेटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस। अब आप कहोगे सर लोन भी क्या करंट एसेट है? हां बच्चे, सर लोन तो लायबिलिटी है, पे ऑफ करना पड़ता है। अरे मेरे भाई, अगर लोन लिया है तो लायबिलिटी है क्योंकि चुकाना पड़ेगा, लेकिन अगर लोन दिया है तो एसेट हुई ना, राइट? अगर लिया है तो लायबिलिटी है और दिया है तो एसेट है। और ये लोन जो है ये आपकी फिक्स्ड एसेट भी होती है और करंट एसेट भी होती है। सर समझ में कैसे आएगा कि करंट है कि फिक्स्ड है? अरे मेरे भाई, जिसको लोन दिया है अगर वो उस पैसे को 1 साल में वापस कर देगा तो करंट एसेट है, और अगर 1 साल के बाद वापस करेगा तो फिक्स्ड एसेट है। हाँ जी सर समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, इसके बाद में देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो बच्चों जो आपके पास में फिक्स्ड एसेट्स होती है ये आपके पास में 2 तरीके की होती है। एक आपके पास होती है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट और दूसरी होती है आपके पास में इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। सर टेंजिबल कौन कौन सी होती है समझा दीजिए। तो टेंजिबल की बात करूं तो बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, यहां, हाँ ये गाना एक्चुअली सॉन्ग जो मैंने बनाया है उसी रूप में मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बिल्डिंग जो है आपके पास में टेंजिबल एसेट है, लैंड है, प्लांट है, रेलवे साइडिंग है, मशीनरी है, लाइव स्टॉक है, व्हीकल है। लाइव स्टॉक किसे कहते हैं? अगर आपने अपने बिजनेस में जानवर पाल रखे हैं, एनिमल्स आपने पाल रखे हैं जिससे आपके बिजनेस को बेनिफिट होता है, तो उस स्टॉक को लाइव स्टॉक कहा जाता है, क्योंकि आपके लिए तो स्टॉक वो ही हो गया,
है ना। अगर मान लो किसी व्यक्ति का काम ही दूध बेचने का है और बड़े लेवल पे काम करता है, तो जो भी उसने बफलोज, काउस यानी गाय भैंस जो उसने पाल रखे होंगे वहां पर, वो उसका क्या हो गया, लाइव स्टॉक हो गया। व्हीकल आप समझते ही हो, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर, ये सब आपके क्या होती है, ये सब आपकी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है। इसके बाद हम बात करें इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, सर टेंजिबल और इंटेंजिबल में क्या फर्क है? तो बच्चों, जिस एसेट को आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसे कहते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। जैसे कि ये स्टाइलस है, मार्कर है, तो उसको देख सकता हूं, हाँ देख सकता हूं, छू सकता हूं, हाँ छू सकता हूं, महसूस भी कर सकता हूं, तो ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। राइट, बात समझ में आ गई। लेकिन मेरा नाम बहुत है मार्केट के अंदर, दिखाओ कहां है, देख सकते हो क्या? नहीं सर। छू सकते हो क्या? नहीं सर। सिर्फ फील कर सकते हो ना, तो इसे कहते हैं इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। इसको गुडविल कहा जाता है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। तो बच्चों, हमारे पास कौन कौन सी है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स? गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, कॉपीराइट है। गुडविल आप समझते ही हो, जो भी आपका नाम है मार्केट में, हम बोलते ना यार कचौरी तो रावत वाले की खानी है, कपड़े तो इसी से लेने हैं, अरे वाह यार क्या बात है, घड़ी तो रोलेक्स की पहननी है। तो ये सब क्या है, उस बंदे का नाम हो गया। तो जो आपका नाम है मार्केट में, जिसको सुनकर कस्टमर आपके पास दौड़े चले आते हैं, उसे गुडविल कहा जाता है। पेटेंट क्या होता है? अगर मान लीजिए आपने कोई आविष्कार किया, आपने कोई ऐसा आविष्कार किया जो बड़ा यूनिक है और जिसके दम पर आप बहुत कुछ कर सकते हो, कमा सकते हो, अपनी लाइफ सेट कर सकते हो, तो गवर्नमेंट के पास जाके आप अपने उस आविष्कार को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, उस इन्वेंशन को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और उसे कहते हैं पेटेंट। इसके बाद बात करें तो आपके पास है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि जो भी आपकी बिजनेस का, आपकी कंपनी का, आपके फर्म का लोगो है, नाम है ना, उसे कहा जाता है ट्रेडमार्क। राइट। इसके अलावा कॉपीराइट क्या होता है? आपने कोई भी ऐसा कंटेंट बनाया, राइट, जो कि आपका खुद का है, जैसे आपने कोई बुक लिख दी, जैसे आपने कोई गाना गाया, जैसे आपने कोई स्टोरी लिखी, ये इन सब चीजों का क्या होता है? इन सब चीजों का कॉपीराइट होता है। लाइसेंस आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद अगर बात करें, आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो भी आप अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से चीजों को क्रिएशन करते हो, वो सब चीजें आपकी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट में काउंट होती है। इसके बाद सॉफ्टवेयर जो होता है वो भी आपकी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। इसके बाद माइनिंग राइट्स, अगर मान लो आपको किसी गोल्ड माइन का राइट मिल गया कि यहां से आप गोल्ड निकाल सकते हो, पत्थर निकाल सकते हो, कोयला निकाल सकते हो, जो भी आपको राइट्स मिले माइनिंग के, तो वो भी आपके इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट में काउंट होंगे। कोई फॉर्मूला आपके पास ऐसा है, वो भी काउंट होगा। फ्रेंचाइजी काउंट होगी, ब्रांड, मेथड, रेसिपी, ये सब जो है आपके पास में इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में। तो बच्चों एक बात समझा दूं, फिक्टिशियस एसेट्स जो होती है वो बेसिकली एसेट्स नहीं होती, ये बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें एक साथ जो है कोई भी बिजनेस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से खत्म करना यानी राइट ऑफ करना नहीं चाहता। इसके दो रीजन है। रीजन नंबर पहला, इन एसेट्स से जो बेनिफिट होता है, इन एक्सपेंसेस से जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग टर्म तक होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने क्या किया, अपनी कंपनी का प्रमोशन करने के लिए, अपने बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए 10 लाख रुपए का ऐड कर दिया, 10 लाख रुपए का ऐड कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि जो 10 लाख रुपए का मैंने ऐड किया है, क्या वो ऐड एक साल में खत्म हो जाएगा? क्या ऐड आना खत्म हो सकता है एक साल के अंदर, लेकिन जो लोगों के दिमाग में छवि जम गई उस चीज की, क्या वो खत्म हो जाएगी? क्या फेविकॉल पहले बहुत सारी ऐड किया करता था, बहुत सारी ऐड किया करता था, वो बंजारे की ऐड आया करती थी, वो बच्चा भागा करता था, फिर वो बच्चा उठता था, वो मां पकड़ती थी, फिर वो भाग जाया करता था, फिर वो क्या करता था, वो मां क्या करती थी, उस बच्चे को डब्बे बैठाया करती थी। डब्बा काय का था? फेविकॉल का। बच्चा चिपक जाया करता था। तो याद आती है, अभी फेविकॉल की ऐड नहीं आती, अभी फेविकॉल की ऐड नहीं आती, लेकिन फेविकॉल आज भी बिकता है ना, अपने उसी दम पे बिकता है। तो जो इतना लंबा चौड़ा आपने एडवर्टाइजमेंट के नाम पे खर्चा कर दिया, इतना लंबा चौड़ा, तो उसका बेनिफिट आपको अगर 20 साल तक मिल रहा है,
तो वो एक तरह की आपकी एसेट बन जाती है, जो मैंने आपको पीछे समझाया था। लेकिन फिर भी ये वो डायरेक्ट एसेट नहीं है जो आपको बेनिफिट करती है, जैसे कि बिल्डिंग जो है, आपका प्लांट जो है, आपकी फैक्ट्री जो है, आपकी मशीनरी जो है, वो डायरेक्टली आपको आपके प्रोडक्शन में बेनिफिट करती है। ये जो एसेट्स है ये आपको इनडायरेक्टली क्या करती है, बेनिफिट करती है, और इसे जो है मैं अपनी लैंग्वेज में कचरा कहता हूं। राइट तो जब भी बैलेंस शीट को साफ करना होगा, इस कचरे को साफ करना चाहिए। कौन कौन सी एसेट आपकी होती है फिक्टिशियस? वैसे फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक संपत्ति, जो है नहीं, बस हमने मान ली। इसी से आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा बच्चों। तो कौन कौन सी है? अंडर राइटिंग कमीशन है ना, ये आप पढ़ोगे जब आप कंपनी का चैप्टर पढ़ोगे, और उसमें जब कंपनी अपने शेयर्स को बिकवाने के लिए ब्रोकर्स का सहारा लेती है और उसके बदले वो लोग जो कमीशन लेते हैं उसे कहते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। ये बहुत डीप में है, जो हम आगे जाके और डीप में सीखेंगे। दूसरा है आपके पास में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले कंपनी उसका सर्वे करवाती है, उसके बारे में लोगों का टेस्ट जानना चाहती है, राय जानना चाहती है। वो सारे एक्सपेंसेस आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में काउंट हो जाते हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर्स को इशू करने पर जो खर्चे होते हैं वो इसमें काउंट होते हैं, जो आप आगे जाके सीखोगे। हैवी एडवर्टाइजमेंट, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। इसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, deferred expenses, miscellaneous expenses, accumulated losses and expenses। और बात करें इसके बाद में, तो ये सारी जो है हमारी फिक्टिशियस एसेट्स में काउंट होती है बच्चों। तो हमने करंट एसेट के बारे में जान लिया, फिक्स्ड एसेट के बारे में जान लिया, और हमने जान लिया फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में। बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं लायबिलिटीज के बारे में, और मैंने कहा था लायबिलिटीज जो है आपके पास में दो तरीके की होती है, पैसा घर का और पैसा बाहर का। राइट जो मैंने कहा था कि घर का पैसा होगा और बाहर का पैसा होगा। जो घर का पैसा होता है उसे कहते हैं इंटरनल लायबिलिटीज, और जो पैसा बाहर का होता है उसे कहा जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। राइट तो बात करते हैं कि जो आपके पास में एक्सटर्नल लायबिलिटी है, जो बाहर का पैसा है, वो बाहर का पैसा आपके पास में कौन कौन सा होता है? तो बच्चों ये आपके पास में दो तरह की लायबिलिटीज होती है, एक होती है करंट लायबिलिटी और एक होती है आपके पास में लॉन्ग टर्म डेट या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी उसको आप कह सकते हो। वो पैसा, वो लायबिलिटी जो आपको एक साल में पे ऑफ करनी होगी उसे कहते हैं करंट लायबिलिटी, और वो पैसा, वो लायबिलिटी जो आपको एक साल के बाद पे ऑफ करनी है उसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म डेट, LTD, या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। आगे बात करें बच्चों तो हमारे पास में करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है, कैसे मालूम पड़ेगा कि ये करंट लायबिलिटी है? तो उन सारी करंट लायबिलिटीज के बारे में मैंने यहां पर आपके सामने लिख दिया है। पहले आपके पास में क्रेडिटर्स, जो लोग आपसे पैसा मांगते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी ऐसे एक्सपेंस जो हो गए लेकिन आपने अभी तक उनका पेमेंट नहीं किया। तीसरा है एडवांस इनकम, इसे अनअर्न्ड इनकम भी कहा जाता है, यानी ऐसे इनकम जो आपने कमाई नहीं लेकिन आपको पहले ही मिल गई। आगे बात करें बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से एक तरीके का अपनी गुडविल के दम पर लोन लिया है, जो बैंक ने आपको कुछ वक्त के लिए दिया है, जिसे बैंक ओडी या बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। बिल्स पेएबल, जिन लोगों को आप पर भरोसा है कि आप उनको पेमेंट कर दोगे तो आपको वो लोग उधार माल दे देते हैं तो वो आपके क्रेडिटर बन जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को आप पर भरोसा नहीं होता तो वो आपसे एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं, जिसे बिल्स पेएबल कहा जाता है। टैक्स बच्चों आप जानते ही हैं, और डिविडेंड के बारे में विस्तार से बात करेंगे कंपनी वाले चैप्टर के अंदर। राइट बच्चों, तो ये थी आपकी करंट लायबिलिटीज। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेट के बारे में। तो लॉन्ग टर्म डेट जो है, इसके बारे में मैंने जो अपने सॉन्ग में एक बात कही है, देवदास पारो भाग लो, है ना। तो देवदास पारो भाग लो मतलब डी का मतलब होता है डिवेंचर्स, पारो का मतलब है पब्लिक डिपॉजिट्स, बी का मतलब है बॉन्ड्स,
और लो यानी एल का मतलब है लोन्स। तो ये सारे जो है आपके पास में क्या है, ये लॉन्ग टर्म डेट है, वो पैसा है जो आपको 1 साल के बाद में चुकाना है। बच्चों इसमें मैंने बहुत सारी चीजें कंपनी की भी ऐड की है, बहुत सारी चीजें पार्टनरशिप की भी ऐड की है, और बहुत सारी चीजें हमने इसमें जो है सोल प्रोप्राइटरशिप की भी ऐड की है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ चीजें आपको कंपनी में मिलेगी, कुछ चीजें आपको पार्टनरशिप में मिलेगी, और कुछ चीजें जो है आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में मिलेगी। तो बच्चों ये थी हमारे पास में बाहर का पैसा यानी लॉन्ग टर्म डेट, और पीछे सीख चुके हैं करंट लायबिलिटीज। और बच्चों अब बात करते हैं हम लोग घर के पैसे के बारे में। तो घर के पैसे में हम लोग क्या क्या चीजें शामिल करते हैं। तो एक राजा पीछे पड़ा, ये है घर की बात, ऐसा मैंने सॉन्ग में कहा है। सॉन्ग को फिर से आई बटन क्लिक हो रहा है, उस पर जाकर सुन लीजिएगा। एक राजा पीछे पड़ा, एक राजा, रुकिएगा इसको व्हाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। एक राजा पीछे पड़ा। ई का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल, आर का मतलब है रिजर्व एंड सरप्लस, पी का मतलब है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और पी का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। बच्चों एक बात मैं आपको यहां पर और सिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, वो देखिएगा। बच्चों जो आपके पास में कैपिटल होती है ना, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बिजनेस को मैं 3 टाइप्स में यहां पर कन्वर्ट करता हूं आप लोगों के लिए, है ना। एक जो बिजनेस का टाइप मेरे पास होता है बच्चों, वो होता है मेरे पास में सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हुआ सर? सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब हुआ एक दुकानदार के अकाउंटिंग, यानी जितनी भी दुकानें आप बाहर देखते हो, जितने शॉप्स आप बाहर देखते हो, कोई मेडिकल की शॉप देखते हो, कोई कन्फेक्शनरी की शॉप देखते हो, कोई आप ग्रोसरी की शॉप देखते हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, जिसमें एक ही व्यक्ति का पैसा लगा होता है। एक दूसरा टाइप होता है आपके पास जिसे कहते हैं पार्टनरशिप, तो ये पार्टनरशिप हो गई आपके पास। और तीसरा आपके पास हो गई कंपनी, राइट। तो इन सब चीजों को ध्यान से समझना। तो जब कोई एक व्यक्ति खुद का पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस पैसे को कहते हैं कैपिटल। दैट इज व्हाट? दैट इज कैपिटल, राइट। अब चूंकि इसको कैपिटल ही कहा जाता है, इसको उस व्यक्ति के नाम से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। मान लीजिए राम है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसको राम्स कैपिटल नहीं कहूंगा, क्योंकि एक ही तो व्यक्ति है, तो राम का नाम लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है। लेकिन जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इसमें कम से कम 2 लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर डिफरेंशिएट करना जरूरी हो जाता है कि भाई इसकी कितनी कैपिटल है और इसकी कितनी कैपिटल है। तो वहां पर कैपिटल नहीं कहा जाता, वहां पर क्या कहा जाता है? वहां पर पार्टनर्स कैपिटल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। जैसे मान लो 2 पार्टनर राम और श्याम, तो मैं कहूंगा राम्स कैपिटल और श्याम्स कैपिटल, ताकि दोनों आपको अलग अलग डिफरेंशिएट हो सके। और कंपनी में इसी कैपिटल को कहते हैं शेयर कैपिटल। ये है सारी कैपिटल ही, लेकिन बस इनके नाम बदल जाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल होती है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल होती है, और कंपनी में शेयर कैपिटल इसका नाम दिया जाता है बच्चों। तो जब भी मैंने कहा कैपिटल, तो उसमें कैपिटल तो आएगी ही आएगी। अगर मैंने कहा यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल या मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बच्चों, तो इसका मतलब मैं कैपिटल की ही बात कर रहा हूं। और रिजर्व और सरप्लस तो प्रोप्राइटरशिप में भी होते हैं, पार्टनरशिप में भी होते हैं, और पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस जो है वो भी प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में होता है, राइट। तो बच्चों इतना सारा कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का वो ज्ञान जो मेरे पास था, उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके पास में पहुंचाने की कोशिश की है। एंड आई बिलीव कि आज की ये क्लास आपको बहुत अलग लगी होगी, बहुत नए तरीके से, बहुत नई नई चीजों को आपने इसमें सीखा होगा। ट्रेडिशनल तरीके से बात नहीं की है हमने, बहुत अलग तरीके से और बहुत यूनिक वे में बात करने की कोशिश की है बच्चों, राइट। अगर आपको आज की यह क्लास समझ में आई है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अकाउंट्स मेरे साथ पढ़ते रहिए।